तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन एक अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। वो फर्स्ट ऑर्बिट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। तो मान के चलो हर एक ऑर्बिट की अलग अलग रेडियस होगी, है कि नहीं। यह है न्यूक्लियस, यह है इसकी फर्स्ट ऑर्बिट, यह है इसकी सेकंड ऑर्बिट, यह है इसकी थर्ड ऑर्बिट। तो हर एक ऑर्बिट की अलग अलग रेडियस होगी। तो अगर हमको पूछा जाए कि थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, तो इन जनरल हम लोगों को फॉर्मूला निकालना है रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट मतलब क्या, वो जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है उसको कौन सी ऑर्बिट बोलते हैं हम लोग, बोर्स ऑर्बिट, बताया था पोस्टुलेट में, ठीक है। तो रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट मतलब r का फॉर्मूला चाहिए या फिर Rn का फॉर्मूला चाहिए। देखो आपको ना ये सफिक्स n लिखने में कंफ्यूज होता है बार बार, तो नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये n सफिक्स क्या शो करता है कि वो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकती है। जो ऑर्बिट है वो nth ऑर्बिट, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहता है, मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है ना, कोई यही सेम इलेक्ट्रॉन मान के चलो फिफ्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा, तो ऑर्बिट अगर चेंज होती है, n की वैल्यू अगर चेंज होती है, तो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस अलग अलग रहेगी। रेडियस तो ऑफ कोर्स अलग अलग ही रहेगी, ठीक है ना, लेकिन ये भी आपको बताया था कि हर एक ऑर्बिट में वेलोसिटी भी अलग अलग रहेगी। तो अलग अलग ऑर्बिट के लिए nth ऑर्बिट मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए उसकी वेलोसिटी भी अलग अलग हो सकती है और उसकी रेडियस भी अलग अलग रहेगी। तो याद रखो जब आप रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला डिराइव करने जाओ तो क्या करना, शुरुआत करना बोहर्स के पोस्टुलेट से, और बोहर के पोस्टुलेट में से किसको कैंसिल करने की कोशिश करना, वेलोसिटी को कैंसिल करने की कोशिश करना। वेलोसिटी को कैंसिल कर दिए तो बचेगा सिर्फ r, है ना, क्योंकि ऑर्बिट चेंज होगा। ऑर्बिट के ऊपर दो चीजें डिपेंड है ना। ऑर्बिट बदलेगा तो रेडियस भी बदलती है, वेलोसिटी भी बदलती है, बराबर है। तो हमको अगर रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करना है तो सिंपल सी टेक्निक याद रखो कि शुरुआत करेंगे बोहर्स के पोस्टुलेट से, और बोहर्स के पोस्टुलेट में से दोनों इक्वेशन में से हम लोग वेलोसिटी को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। एक बार वेलोसिटी को कैंसिल कर दिए तो रेडियस का फॉर्मूला अपने आप आपके सामने आ जाएगा, याद रहेगा, है ना। तो किसको कैंसिल, शुरुआत कहां से करनी है, बोर्स के पोस्टुलेट से, और किसको कैंसिल करना है, वेलोसिटी को, तो आपको रेडियस का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट। क्या था बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट, सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r इक्वल टू 1/4πε0 Ze²/r², इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। देखो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं आपको, अगर ये n लिखने में कंफ्यूज होता है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है। तो ये जो पूरे n है ना ये सफिक्स में है, मतलब nth, हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है और उसकी वेलोसिटी, रेडियस, ये सभी n के ऊपर डिपेंड है, ऑर्बिट के ऊपर, है कि नहीं। और ये है बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू n टाइम्स h/2π, ठीक है। तो ये दोनों से शुरुआत करके मुझको दोनों इक्वेशन को एक साथ मिला के, जैसे आप मैथमेटिक्स में दो इक्वेशन सॉल्व करते हो, है ना, x और y के रहते हैं इक्वेशन, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में से x को कैंसिल कर देते, y की वैल्यू मिल जाती। कुछ सिमिलर प्रकार से यहां पे थोड़ा दिमाग चलाओ, ये दो इक्वेशंस है, यहां से मुझको वेलोसिटी को कैंसिल करना है, तो कोई कोई क्या कर सकते हैं, यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल के यहां पे पुट कर सकते, वैसा भी चलेगा, है ना। लेकिन मैं क्या करूंगा,
मैं ये फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर से, है ना, देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, एक रेडियस Rn और एक इधर का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से मुझको वेलोसिटी का स्क्वायर मिल रहा है, तो मैं सेकंड इक्वेशन को भी स्क्वायर करके यहां पे भी वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आता है वो देखूंगा, और इधर का भी वेलोसिटी का स्क्वायर, इधर का वेलोसिटी का स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूंगा, तो हो गया v कैंसिल। मैं ऐसे करूंगा, आप चाहिए तो यहां से v का एक्सप्रेशन निकाल के यहां पे पुट कर सकते, लेकिन यहां पे पुट करने के बाद फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, वो बहुत लेंथी जाएगा। तो सिंपल, मैं यहां से भी वेलोसिटी का स्क्वायर निकालूंगा, यहां से भी वेलोसिटी का स्क्वायर, और दोनों को इक्वेट करूंगा। ठीक है, तो चलो यहां से वेलोसिटी का स्क्वायर निकालते हैं। जैसे अभी बताया, ये एक रेडियस और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मास को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो क्या बचेगा, वेलोसिटी का स्क्वायर इज जेड ई स्क्वायर 4 पाई इप्सिलॉन 0, m इधर आ जाएगा m, और एक r जैसा का वैसा, r टू द सफिक्स n। ठीक है, तो पहले एक्सप्रेशन के ऊपर से v का स्क्वायर मुझको ऐसा मिला। अभी देखो, ये हर एक स्टेप के फॉर्मूले आप रट्टा मार के याद नहीं रख सकते, ये इतने पास पास है फॉर्मूले कि आप याद नहीं रख सकते, आपको स्टेप्स याद रखनी पड़ेगी, है ना, कि मुझको बोर के पोस्टुलेट से शुरू करना है, फिर वेलोसिटी का स्क्वायर मुझको निकालना है, फिर जो आएगा वो आएगा, क्योंकि ये हर एक चीज याद रखने जाओगे तो याद ही नहीं होगा। ठीक है ना, मुझको भी याद नहीं है ये, बराबर। तो यहां से वेलोसिटी स्क्वायर निकाले, सेकंड फॉर्मूले में से भी वेलोसिटी का स्क्वायर निकालते हैं। तो सेकंड फॉर्मूले में से वेलोसिटी का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो m स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर Rn स्क्वायर, है ना, इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। ये m स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, r स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, तो वेलोसिटी का स्क्वायर सेकंड पोस्टुलेट से आपको मिलेगा इतना, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई m स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो भैया ये भी वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये भी v का स्क्वायर है, ये हमने फर्स्ट पोस्टुलेट से निकाला, ये हमने सेकंड पोस्टुलेट से निकाला, निकालो कहीं से भी, लेकिन है तो वो वेलोसिटी ही ना इलेक्ट्रॉन की, कौन से ऑर्बिट की, nth ऑर्बिट की, मतलब दोनों सेम सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, और जैसे ही दोनों को इक्वेट कर देंगे वेलोसिटी हो जाएगी कैंसल, और r का फॉर्मूला आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। देखो हमको r का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, 4 कैंसिल होगा, ये वाला एक पाई कैंसिल होगा, ठीक है, एक रेडियस का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमको r का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो इधर लेके आ जाओ इसको, ये n स्क्वायर h स्क्वायर जेड ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इप्सिलॉन 0 m स्क्वायर, इप्सिलॉन 0, है ना, ये m कैंसिल हो जाएगा एक के साथ। ठीक है, इप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला ऐसा निकल के आएगा, एडजस्ट करने के बाद, इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर अपॉन पाई m जेड ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये n स्क्वायर जैसा का वैसा। तो nth ऑर्बिट की रेडियस हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मान के चलो आपको बोला है क्वेश्चन में कि फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस निकालो, फिफ्थ मतलब n इक्वल टू 5, तो पुट करो यहां पे n इक्वल टू 5, ये तो चीजें कांस्टेंट ही है, आपको फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस मिल जाएगी। आपको पूछा है सेवंथ ऑर्बिट की रेडियस, मतलब n इक्वल टू 7 पुट करो, आपको सेवंथ ऑर्बिट की रेडियस मिल जाएगी, बराबर है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, बराबर है। तो nth मतलब कौन सी ऑर्बिट की रेडियस निकाल रहे, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, n की वैल्यू क्या है, n मतलब क्या, ऑर्बिट का नंबर, तो थर्ड की पूछा है तो n इक्वल टू 3 आएगा, फिफ्थ की पूछा है तो n इक्वल टू 5 आएगा, बराबर है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस, और ये वाली स्टेप थोड़ी सी याद रख लेना, इप्सिलॉन 0 लास्ट का फॉर्मूला याद रख लेना रेडियस का, क्योंकि ये बार बार काम में आएगा। ठीक है ना, इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर पाई m जेड ई स्क्वायर। ठीक है ना, अभी इसके फॉर्मूले में देखो कौन सी चीजें कांस्टेंट है, इप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 कांस्टेंट,
पाई तो कांस्टेंट है ही 3.14। एम मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, मास बदलेगा क्या बार बार, वो भी कांस्टेंट 9.1। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, तो अगर हम लोग एक ही एटम लेते हैं और उसके अलग अलग ऑर्बिट की स्टडी करते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा बोला है कि थर्ड ऑर्बिट की रेडियस दी है, सेकंड की निकालनी है, ऐसे क्वेश्चंस है, मतलब एटम सेम है तो जेड भी कैसे रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। और जनरली ना मैं आपको बताऊं क्या, इस यूनिट में आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हाइड्रोजन के आते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए जेड कितना रहता है, जनरली 1 रहता है। तो कभी कभार आप जेड भूल भी गए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, जेड को 1 रख के याद करना सीधा सीधा, क्योंकि 99% क्वेश्चन तुम्हारे हाइड्रोजन के ही रहते, ठीक है। ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भी कांस्टेंट, मतलब ये सब चीजें कांस्टेंट है, ये सब चीजें कांस्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, बोल सकता हूं मैं, ऐसे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9, 3 का स्क्वायर 9, रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 25, बराबर है। तो इस प्रकार से आप रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो चलो एक सिंपल सा एमसीक्यू सॉल्व करते, देखो पिछले ही एग्जाम में आया था ये, ओरल एमसीक्यू है सिंपल सा। द रेडियस ऑफ एट्थ ऑर्बिट, कौन सी बोल रहा है, एट्थ ऑर्बिट, मतलब n इक्वल टू 8 ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, बोला ना मैंने आपको कि हाइड्रोजन का ही रहता है हमेशा, तो z इक्वल टू 1 रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, z इक्वल टू कांस्टेंट 1, विल बी मोर देन दैट ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, n इक्वल टू 4, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि एट्थ ऑर्बिट की रेडियस फोर्थ ऑर्बिट के रेडियस से कितने फैक्टर से बड़ी होगी, है ना। द रेडियस ऑफ एट्थ ऑर्बिट विल बी मोर देन दैट ऑफ फोर्थ ऑर्बिट बाय द फैक्टर ऑफ, है ना। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ते जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कम, सेकंड की फिर ज्यादा, थर्ड की और ज्यादा, है ना। जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे दूर दूर होते जाएंगी रेडियस, है ना, वैसे वैसे रेडियस बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एट्थ ऑर्बिट की रेडियस फोर्थ ऑर्बिट के रेडियस से कितने फैक्टर से ज्यादा है। अभी हम लोगों ने देखे जस्ट, है ना, क्या देखे कि रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, कोई भी एटम की रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मतलब उस ऑर्बिट के नंबर का स्क्वायर, n स्क्वायर, बराबर है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, सिंपल। तो इसके ऊपर से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, है ना। क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर से हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधा सीधा रेशियो लिखो, रेडियस ऑफ एट्थ ऑर्बिट अपॉन रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इक्वल टू n का स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, बराबर है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ऐसा कैसा लिखते हैं ये आपको पता होगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसा रेशो इधर लिखेंगे वैसा ही रेशो इधर लिखेंगे, इनवर्सली रहा रहता था तो उस रेशो को उल्टा किए रहते थे, ठीक है ना। तो अदरवाइज आपको डायरेक्ट लिखने में कंफ्यूजन होता है तो दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ एट्थ ऑर्बिट इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 8 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 1। रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 4 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1/2 करोगे के कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी आपको 8 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ एट्थ ऑर्बिट अपॉन रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इक्वल टू 8 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, बराबर है। तो 16 4 जा 64, बराबर है। तो रेडियस ऑफ एट्थ ऑर्बिट इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, बराबर है। तो कितने फैक्टर से ज्यादा है, 4 टाइम्स से ज्यादा है, बराबर। तो एट्थ ऑर्बिट की रेडियस फोर्थ ऑर्बिट के रेडियस से 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले डेरिवेशन देखते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, कोई तो भी इलेक्ट्रॉन है nth ऑर्बिट में,
है ना। तो nth ऑर्बिट की रेडियस देखे हमने, nth ऑर्बिट की रेडियस देखे अभी अभी हमने, है ना। मैंने आपको बताया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने nth ऑर्बिट में घूमते रहता है तो उसकी वेलोसिटी हर एक ऑर्बिट में अलग अलग रहती है, हर एक ऑर्बिट की रेडियस भी अलग अलग रहती है ना। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस अलग रहेगी, सेकंड की अलग रहेगी, और उसी के साथ साथ हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी अलग अलग रहती है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी एनर्जी अलग रहेगी, अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी एनर्जी अलग रहेगी। तो एनर्जी भी ऑर्बिट के नंबर से एन के ऊपर डिपेंड है ना। जाहिर सी बात है, अगर ऑर्बिट बदली तो वेलोसिटी भी बदल जा रही है, रेडियस भी बदल जा रही है, तो एनर्जी तो बदलेगी ही बदलेगी। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, इसका हमको डेरिवेशन करना है। मतलब आपको दिया है फाइंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 8th ऑर्बिट, मतलब 8th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी एनर्जी निकालो। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमको डेरिवेशन करना है। ठीक है, अभी आपको पता है जब कोई भी सिस्टम बोलते हैं हम लोग तो एनर्जी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो रहा है, वेलोसिटी है उसमें, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी और उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी रह सकती है। तो अगर मुझको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है इलेक्ट्रॉन के, वो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, nth ऑर्बिट मतलब कोई भी रह सकती, 8th रह सकती, 7th रह सकती, 5th रह सकती, कोई भी रह सकती। तो वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है मतलब वेलोसिटी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है, और चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, न्यूक्लियस मतलब चार्ज, मतलब दो चार्जेस आ गए वहां पे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो अगर मुझको उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो मुझको पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो फिर मुझको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करूंगा, है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को एकदम पता ही है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मुझको हाफ mv² चाहिए, है ना। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v मतलब उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो वाले ऑर्बिट में। ठीक है, तो हाफ mv² कहीं से तो भी मिल गया मुझको, तो वो हो जाएगी मेरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। तो चलो बोर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट को ही देखते हैं। कोई भी डेरिवेशन आपको बोर्स के पोस्टुलेट से ही शुरुआत करना है, याद रखो। ठीक है, क्योंकि वही चीज हमको पता है। ठीक, तो बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। चलो क्या बोलता है बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट, सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r इक्वल टू 1/4πε0 Ze²/r², बराबर है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक r कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो इधर एक r बचेगा। तो अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में डायरेक्टली mv² अवेलेबल ही है, मुझको बस क्या चाहिए है, हाफ mv² चाहिए है। तो चलो इसी पोस्टुलेट को यूज करते हैं। ठीक है, एक r तो वैसे भी कैंसिल हो गया इधर के साथ, तो दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हाफ mv² हो जाएगी। हाफ mv² मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, है ना। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, हाफ से मल्टीप्लाई करें तो 1/4 की जगह हो जाएगा 8πε0, और ये जैसा का वैसा Ze² और एक r बचा था, एक r, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन एज लाइक दिस। तो अभी देखो, ये अगर फिर से आप रट्टा मार के याद करते हो तो भूलने के 100% चांसेस है। बहुत सारी चीजें ना उसमें, z है, ε0 है, कौन ऊपर लिखेगा कौन नीचे लिखेगा, कैसे याद रखोगे। तो इसलिए इन इक्वेशंस को आपको 2-4 बार उसी स्टेप्स में बराबर लिख के देखना पड़ेगा। कहां से शुरुआत करते हैं, क्या चाहिए है, ये बराबर से आपके दिमाग में चाहिए। फर्स्ट पोस्टुलेट से शुरुआत करते हैं, ऑफ कोर्स ये तो याद होना चाहिए भैया, ये बराबर से याद नहीं रहा तो इस यूनिट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। बोर्स के पोस्टुलेट बराबर से याद नहीं रहे तो हम लोग कोई डेरिवेशन नहीं कर सकते, ये याद रखो। ठीक है, तो यहां से शुरुआत करेंगे, फिर मुझको चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो मुझको क्या लाना है, हाफ mv²।
तो इसलिए मैंने हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया। एक आर तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हाफ mv², तो जो मिलेगा वो हो जाएगी मेरी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो काइनेटिक एनर्जी मिल गई, Ze² अपॉन 8πε0 Rn। और फिर से एक बार बताता हूं मैं, ये n क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, ऐसा वो शो करता है, ठीक है। भूल भी गए आप n लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हर जगह पे भूलना, फिर एक जगह पे लिखे एक जगह पे नहीं लिखे ऐसा मत करना, एक भी जगह पे मत लिखना, ठीक है। और लिखना है तो पूरी जगह पे लिखना, जहां जहां पे r है, जहां जहां पे v है, वो हर जगह पे लिखना फिर, ठीक है। तो चलो अभी पोटेंशियल एनर्जी देखो। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जाओ। हमने देखा है कि अगर कोई भी दो चार्जेस आजू बाजू में रखे हैं, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मान के चलो ये Q1 है, ये Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान के चलो R12 है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का वहां पे फॉर्मूला देखे हैं। क्या था पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए? 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मतलब R12। ऐसा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय चार्ज अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही लिखना पड़ता है ना। कूलम्ब्स लॉ के जैसा नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव भी रह सकती है, बराबर है कि नहीं। तो अगर चार्जेस पॉजिटिव निगेटिव है तो यहां पे भी पॉजिटिव निगेटिव के साथ ही लिखना है। और डिनोमिनेटर में सिर्फ दोनों के बीच का डिस्टेंस है, याद करो। कूलोम्स लॉ में डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ डिस्टेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर से देखो, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यहां पे भी आएगा। यह है तुम्हारा चार्ज Q1, यह है तुम्हारा चार्ज Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R मतलब रेडियस या फिर Rn। nth ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व होता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस Rn है ना। तो ये है मेरा Q1, ये है मेरा Q2। तो कैसे आएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी? ये वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? 1/4πε0 Q1 मतलब Z इंटू ई, प्लस और माइनस साइन के साथ, क्योंकि एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन, तो माइनस ई अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब Rn, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। तो इतनी आएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व करते हो तो ये आएगा -Ze² अपॉन 4πε0 Rn। मिल गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, देखो फिर से ये भी फॉर्मूला रट्टा मार के याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालते हैं। Q1 मेरा ये है, Q2 मेरा ये है, ठीक है। दो चार बार लिख के देखे तो बस दो तीन ही तो स्टेप है, बराबर है कि नहीं। तो पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है इतनी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी है इतनी। तो चलो निकाल सकते हैं अभी टोटल एनर्जी, क्योंकि कोई भी चीज की टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएंगी उसकी टोटल एनर्जी। तो चलो ऐड करते हैं। ये है मेरी काइनेटिक एनर्जी, ये है मेरी पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कहां पे घूम रहा है? nth ऑर्बिट में घूम रहा है ना। तो चलो दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा Ze² 8πε0 Rn, है ना। Rn मतलब रेडियस, प्लस -Ze² 4πε0 Rn, ठीक है। तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी बहुत सारी चीजें कॉमन निकलेगी यहां से, देखो Ze² πε0 Rn, ये पूरा का पूरा कॉमन ही है, देखो Ze² πε0 Rn, है ना। तो निकालो इसको बाहर, Ze² πε0 Rn, इधर बचेगा 1/8 और ये माइनस और ये प्लस, मतलब ये -1/4 हो जाएगा ऐसे।
तो 1/8 माइनस 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना। 4 1/8 माइनस 1/4 कितना होगा रे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना। 4 माइनस 8 अपॉन 32, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, किधर गया रे बाबा, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 32, दैट इज -1/8। तो इसका आंसर आएगा -1/8, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी -ZE² अपॉन 8πε0Rn। कहां से आई ये दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट, बराबर है। क्या आई, -ZE² अपॉन 8πε0 रेडियस ऑफ दैट nth ऑर्बिट। लेकिन ये तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसा नहीं रहता फाइनल एक्सप्रेशन, है ना। देखो इसके एक्सप्रेशन में क्या है, कांस्टेंट तो है, लेकिन ये रेडियस है। रेडियस नहीं चाहिए हमको एक्सप्रेशन में, हमको एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और n, बस इतनी ही चीजें चाहिए। तो क्या करेंगे, बस एक स्टेप बचा है अभी, है ना। यहां तक पहुंच गए कि उसके बाद बस रेडियस का एक्सप्रेशन जो हमने पहले निकाले हैं वो यहां पे पुट कर देना है। वो यहां पे पुट कर दिए कि उसके बाद में जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा एनर्जी का एक्सप्रेशन। चलो पुट कर देते। ये है मेरा रेडियस का एक्सप्रेशन। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो nth ऑर्बिट की रेडियस हमको इस फॉर्मूले से मिलती है, बराबर है। ये डिराइव करे थे हमने, ε0 h² πmze² इंटू n²। तो ये r की वैल्यू जैसी की वैसी यहां पे पुट करो, तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें कैंसल होंगी, और जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो होगा एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूले रट्टा मार के याद हो ही नहीं सकते, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसके पीछे की स्टेप्स आपको बराबर से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां तक पहुंच गए तो इसके बाद पता होना चाहिए कि मुझको आर का फॉर्मूला रखना है ना, और आर का फॉर्मूला ये है, तो ये मुझे रखना है, ठीक है। तो चलो रख लेते, -ZE² 8πε0, ये आएगा ε0 h² πmze² और इसका n², ठीक है। तो बहुत सारी चीजें कैंसिल होगी, ये पाई कैंसिल होगा, ε0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये mze² ये ऊपर चले जाएंगे तो e का पावर 4 हो जाएगा, ये z का पावर 2 हो जाएगा, इधर m आएगा, है ना। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा तुम्हारा लाइक दिस, -mz² e⁴ 8πε0h², उसके बाहर 1/n²। तो ये फॉर्मूला याद आपको एक दिन में नहीं होगा, उसकी बराबर से स्टेप्स आप 2-4 बार लिख के देखोगे, प्रॉपर रिवीजन करोगे तो फिर याद होगा। एक ही बार याद कर दिए और एग्जाम में 100% कंफ्यूजन होगा, है ना। तो ऐसे फॉर्मूले के लिए सीधा सीधा याद रखना जरूरी नहीं है, हमारे दिमाग में उसकी प्रोसीजर भी आनी चाहिए कि भैया हमने यहां से चालू किए थे, फिर वो निकाले, फिर उसके बाद वो रखे, तो ताकि आप एग्जाम में भूल भी जाओ फाइनल फॉर्मूला तो भी आप बराबर स्टेप बाय स्टेप उसको टाइम पे डिराइव कर सकते, ठीक है ना। तो ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट, ठीक है। mz² e⁴ अपॉन 8πε0h² 1/n²। So this is the energy of electron revolving in the nth orbit। अब एक चीज यहां पे देखो, ये जो एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन की उसके साथ मुझको माइनस साइन मिल रहा है, माइनस। ये माइनस साइन क्या शो करता है, ये माइनस साइन का बड़ा सिग्निफिकेंस है ना। एक बार एक मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस साइन। तो ये माइनस साइन जो है ना, ये शो करता है इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी। अभी बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलते हैं, है ना। ये जो टोटल एनर्जी है, ये जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
ये बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी है, ये शो कर रहा है ये माइनस साइन। बाइंडिंग मतलब क्या, देखो ये है न्यूक्लियस और इसके अराउंड में रिवॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस साइन के साथ इसलिए है क्योंकि उतने एनर्जी के साथ ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, बंधा हुआ है, ये शो करता है वो माइनस साइन। तो हमेशा याद रखो कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा माइनस साइन के साथ होगी। क्यों रहेगा माइनस साइन, कोई भी ऑर्बिट की एनर्जी ले लो, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी के लिए n इक्वल टू 1 पुट करोगे, सेकंड के लिए n इक्वल टू 2 पुट करोगे, बस इतना ही तो करोगे, लेकिन माइनस साइन सभी में आएगा, बराबर है। तो टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की निकलेगी nth ऑर्बिट में, कोई भी ऑर्बिट रहे, तो उसमें माइनस साइन क्यों रहेगा, क्योंकि वो शो करता है माइनस साइन कि उतनी एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अटैच है, बाइंड है, बराबर है, ये शो करता है वो माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। तो टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की रहेगी वो हमेशा माइनस में रहेगी। अभी देखो ये एक्सप्रेशन आप याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, रखना भी चाहिए। नहीं याद रख सकते तो डेरिवेशन फटाफट फटाफट, ये यूनिट में ना कैसे पढ़ाई करना कि फटाफट फटाफट जो स्टेप्स मैंने बताए डेरिवेशन के वो लिख के देखना, बिना देख के अपने आप ही इक्वेशन याद हो जाते, अपने आप इक्वेशन याद हो जाते, बराबर। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं। देखो बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है यहाँ पे। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इप्सिलॉन 0 परमिटिविटी, h प्लैंक्स कांस्टेंट, 8 तो कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो ये सभी कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं और इस एनर्जी को हम लोग जूल की जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एनर्जी का यूनिट जूल तो आपको पता ही है, लेकिन लास्ट यूनिट में हमने देखा था कि एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये सभी कांस्टेंट की वैल्यू जब हम लोग रख देते हैं और एनर्जी को जूल की जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको मिलता है एक्सप्रेशन, ये सभी लिखने के बाद -13.6 Z² अपॉन n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ये इक्वेशन तो आपको 100% याद होगा, है ना। तो ये इक्वेशन याद रखने को भी आसान है और न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करने के लिए भी आसान है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो उसकी एनर्जी होगी माइनस साइन तो रहना ही है, एनर्जी बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन की तो माइनस साइन रहना ही है, -13.6 Z² अपॉन n स्क्वेयर, -13.6 Z² अपॉन n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर है, ठीक है। उसमें और एक चीज कर सकते हैं, ये Z² याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में वो हाइड्रोजन के रहते हैं। हाइड्रोजन के लिए Z कितना रहता, 1 का स्क्वायर 1, तो सीधा ऐसा भी याद रखें ना, -13.6 अपॉन n स्क्वेयर। लेकिन याद रखो ये जो फॉर्मूला है 13.6 वाला, उससे एनर्जी मिलती है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में नहीं मिलती, ठीक है। तो -13.6 Z² अपॉन n स्क्वेयर, ठीक है। तो मान के चलो इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 5 रखो, 5th ऑर्बिट की एनर्जी आपको मिल जाएगी। मान के चलो इलेक्ट्रॉन 10th ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 10 रखो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगी। तो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप निकाल सकते, फर्स्ट की निकाल सकते, सेकंड की निकाल सकते, थर्ड की निकाल सकते, बराबर है कि नहीं। इस इक्वेशन के ऊपर से और एक चीज याद रखनी है, देखो आपको, है ना। देखो Z तो कांस्टेंट रहेगा, अगर आप सेम एटम की फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट देख रहे हैं, है ना, सेम एटम की, मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है तो सेकंड की निकालो, इसका मतलब एटम सेम है, Z कांस्टेंट है। तो Z अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते, या फिर हाइड्रोजन के लिए Z जनरली 1 ही रहता है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है
-13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर। बोल सकते हैं ऐसा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर। क्यों मैग्नीट्यूड लिया मैंने? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन ये कभी बराबर काम नहीं करते। अगर यहां पे माइनस साइन है तो उनका बिहेवियर उल्टा हो जाता है ना। इसलिए ये माइनस साइन से छुटकारा पाने के लिए मैंने मॉड ले लिया। मॉड ले लिया मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो माइनस साइन अगर कंसीडर नहीं करते तो कैसा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ En इक्वल टू 13.6 अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड स्क्वेयर भी कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं। अगर सेम एटम के आप ऑर्बिट देख रहे हैं तो जेड कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या फिर जनरली अपना जेड 1 रहता है हाइड्रोजन के लिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ En स्क्वेयर, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इक्वल टू 13.6 अपॉन एन स्क्वेयर। मतलब मैं बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर। बोल सकता हूं कि नहीं? ऐसे बोल सकता हूं, है ना। एनर्जी का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर। और ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है ना। क्यों लिया मैग्नीट्यूड? क्योंकि मुझको ये माइनस साइन नहीं देखना था। माइनस साइन रहा तो इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना। इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता ही है मैग्नीट्यूड भी मिल गया तो भी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हमेशा माइनस साइन के साथ ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम में आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर। एन मतलब ऑर्बिट का नंबर, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट, है ना। देखो यहां पे सेकंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी दी है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट। अभी जैसे बताया, एक ऑर्बिट की एनर्जी दी है, दूसरे की निकालनी है। तो ये पूरा फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं उसके लिए, ना ही ये याद रखने की। क्या पता होना चाहिए आपको कि मैग्नीट्यूड, है ना। ये फॉर्मूला याद है, इसके ऊपर से आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर। तो ये वाले रिलेशन के ऊपर से आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है। ये भी रिसेंट वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सेकंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी दी है, मतलब E2 दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और थर्ड बोर ऑर्बिट की निकालनी है। थर्ड की कितनी? थर्ड मतलब जो वो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, n इक्वल टू 3। तो जैसे मैंने अभी कहा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसके ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूं, है ना। इसके ऊपर से मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट, जो मुझको निकालनी है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट जो दी है, बराबर है। इनका रेशो आएगा, देखो अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहां पे 3 है, यहां पे 2, तो इसका उल्टा कर देना इनवर्सली प्रोपोर्शन में, है ना। डायरेक्ट में कैसा सेम सेम लिखे थे जैसा रेडियस में किए थे, है ना। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर था, बराबर है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा रहता था तो यहाँ पे 3 स्क्वेयर अपॉन 2 स्क्वेयर लिखा रहता था। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो n का रेशो उल्टा कर देना, ठीक है। तो ये आएगा 2 स्क्वेयर अपॉन 3 स्क्वेयर, जमेगा ऐसे। 2 स्क्वेयर अपॉन 3 स्क्वेयर मतलब 4/9, बराबर। तो ये देखो 2 स्क्वेयर अपॉन 3 स्क्वेयर, तो 2 स्क्वेयर बाय 3 स्क्वेयर मतलब 4/9। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट E3 इक्वल टू 4/9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इन सेकंड ऑर्बिट, ठीक है।
तो 4/9 और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी ऑलरेडी दी है -3.4, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, सिर्फ मॉड ले लो, है ना, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या चाहिए हमको, है ना, सिर्फ हमको क्या चाहिए, मॉड चाहिए। मॉड मतलब विदाउट नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो 4/9 3.4, तो ये आएगा तुम्हारा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी होगी कहां पे, उस इलेक्ट्रॉन के थर्ड ऑर्बिट में। लेकिन ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड ऑर्बिट, है ना, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। और एक्चुअल आंसर क्या होगा फिर, E3 इक्वल टू, है ना, E3 आंसर क्या होगा एक्चुअली, टोटल एनर्जी। E3 मतलब क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा किसके साथ रहती है, माइनस साइन के साथ रहती है। तो हमको मैग्नीट्यूड तो मिल गया है, कितना है 1.5, बस आगे क्या लगा दो, माइनस साइन। समझ गया कि ये लास्ट स्टेप आपको, है ना। इधर क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये माइनस साइन के बारे में हमने सोचे नहीं, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो इसलिए पहले उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थर्ड ऑर्बिट में, मतलब E3 का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लिए। तो E3 का मैग्नीट्यूड है 1.5। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कोई भी ऑर्बिट में निगेटिव साइन के साथ रहती है। टोटल एनर्जी में हमेशा निगेटिव साइन रहता है, तो निगेटिव साइन दे दिया, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट। सिंपल। तो ये वाले पेज नंबर्स पढ़ लेना 195 से लेके 197 तक।